क्या? 15। हाँ 66। कौन जोड़ के बताया? मैं तो कुछ दूसरा काम कर रहा था। रानी जल्दी है हाँ। अच्छा बाबू जाते हैं, उनका नाइट में है ना, नाइट में काम है उनका। उसका नाइट ड्यूटी। कहाँ जा रहे हो? Okay, let's start. Good evening, sir. Very good evening, sir. कल आप लोगों को मैंने वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, प्लस कुछ टाइप के वेक्टर्स बता भी दिए थे। आज हम लोग वो वेक्टर्स को थोड़ा और आगे एडवांस करेंगे। So let's take our chapter from there. कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। So next is after negative of a vector, next is collinear vectors. So fifth vector is now what is collinear vector? Two or more vectors having same or opposite directions irrespective of their magnitude. अब इसके भी दो टाइप होते हैं, जैसे इसका एक टाइप है लाइक पैरेलल वेक्टर। अच्छा, दे आर आल्सो कॉल्ड एज parallel vectors. मेरी वॉइस आ रही है यूट्यूब पे? आवाज आ रही है? ऑलमोस्ट आनी चाहिए। ओके, ये वेक्टर्स को हम लोग और क्या बुलाते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स के दो टाइप हैं। लाइक पैरेलल वेक्टर आप बोल सकते हो, और अनलाइक पैरेलल वेक्टर आप बोल सकते हो। अब इन दोनों का मीनिंग आपको यहाँ ये दो वर्ड्स में मिल जाएगा। यहाँ देखो मैंने सेम और अपोजिट दो वर्ड लिखे थे, इसी से ये दोनों बनते हैं। अगर आप लाइक पैरेलल वेक्टर देखोगे तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका सेम डायरेक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए
ये ले लो, ये 2-3 टाइप के वेक्टर्स। अच्छा, जब आप कोलिनियर वेक्टर देखते हो तो इनका पैरेलल होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझकर एक को छोटा और एक को बड़ा बनाया है। अनलाइक पैरेलल वेक्टर में भी आप यही दोनों को ले लो, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो। बस यही होते हैं लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। डेफिनेशन में मैं बस लिख सकता हूं, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ऑब्वियसली टू और मोर वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। बस, तो आप कोलिनियर वेक्टर में क्या देखोगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स या तो सेम या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, तो आप उसको कोलिनियर भी बोल सकते हो और पैरेलल भी बोल सकते हो। देखो, पैरेलल वर्ड मैंने लिखा ही इसलिए है क्योंकि अगर आप ये एग्जाम में याद करके जाओ कि इनको कोलिनियर या पैरेलल दोनों बोल सकते हैं, तो पैरेलल वर्ड से तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो आप जानते हो कि पैरेलल वो कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी पैरेलल ओनली व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन। तो अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग में है, मैग्नीट्यूड चाहे कम ज्यादा हो चलेगा, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम बोलेंगे कि वो लोग पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर है। अब एक एग्जांपल के लिए आप ये भी देख लो, मान लो ये एक लाइन है, अब इस लाइन के अलोंग में आपने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, एक आपने ये येलो वाला वेक्टर ड्रॉ किया ये, और एक आपने ये ब्लू वाला वेक्टर ड्रॉ किया ये। अब ये जो येलो और ब्लू वाले वेक्टर्स हैं, ये आपस में क्या हुए, कोलिनियर या फिर पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन के अलोंग में ड्रॉ किए गए। मैंने जानबूझकर एक को छोटा एक को बड़ा बनाया क्योंकि कोलिनियर या पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड का इक्वल होना जरूरी नहीं, बस उनका क्या होना जरूरी है, वो किसी एक ही लाइन के अलोंग हो दोनों। तो येलो वाला भी देखो इसी बीच वाली लाइन के अलोंग में मैंने बनाया, और ब्लू वाला भी मैंने बीच वाली लाइन के अलोंग में बनाया। अब सिंस येलो और ब्लू वाले का डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल में भी ये कौन से पैरेलल हुए, लाइक पैरेलल। अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट होता तो ये कौन से होते, अनलाइक पैरेलल। ठीक, इतना सबको क्लियर है? यस। लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल के बाद में नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर के भी नाम में ही आंसर है। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के हो या जो एक ही प्लेन में हो, ठीक, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे सेट ऑफ वेक्टर्स लाइन set of vector in same plane। ठीक है अदिति जी, आप आ गई, कोई नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो नाउ आपको अभी से भी समझ जाएगा, डोंट वरी। सो द सेट ऑफ वेक्टर्स इन सेम प्लेन। अब इसके लिए पहले एक प्लेन बना देता हूँ, और सपोज करो ये जो बॉक्स है ये आपके बुक का एक पेज है,
अब इस पेज पे जितने भी वेक्टर्स आएंगे, जो भी वेक्टर मैं इस पेज पे ड्रॉ करूंगा, वो सबके सब क्या माने जाएंगे? कोप्लेनर, क्योंकि उन सबका प्लेन क्या है? सेम। सारे के सारे वेक्टर अगर इसी पेज पे आ रहे हैं, अब वो डायरेक्शन किसी का भी कैसा भी हो सकता है, डायरेक्शन से अपने को लेना देना नहीं है, सबका प्लेन सेम है ना। कोई भी वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ तो नहीं आ रहा है, कोई भी वेक्टर पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है, सबके सब उसी पेज पे है। सो इफ ऑल द वेक्टर्स आर ऑन द सेम पेज, इसका मतलब वो एक ही प्लेन पे भी है। ठीक, तो प्लेन जब भी पहचानना हो तो आप हमेशा ये इमेजिन करो कि क्या वो सबके सब एक ही पेज पे आ रहे हैं। अगर एक ही पेज पे आ रहे हैं तो वो एक ही प्लेन पे भी आ रहे हैं। ठीक, और अगर एक ही प्लेन पे आ रहा है तो दे ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर। तो ये तो सिंपल था। इसके बाद में नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप अपने दिमाग से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा, जब आप इसके आगे का अलजेब्रा पढ़ने वाले हो, अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले देखा है तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि जब मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा लूंगा तो इसके बाद में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? वेक्टर अलजेब्रा। तो जब वेक्टर अलजेब्रा मैं यूज करूंगा तब आप फ्री वेक्टर बहुत बार देखने वाले हो। तो फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, अ वेक्टर दैट कैन बी shifted along without changing its magnitude। अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पा रहे हो, ठीक, जैसे ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है वो आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। मान लो ये एक वेक्टर दे दूंगा मैं, थोड़ी देर के बाद आपको एक और वेक्टर दे दूंगा कुछ इस टाइप का, और मैं बोलूंगा ये दोनों वेक्टर को ऐड करो। जब मैं ऐड करने की बात करूंगा, इनका नाम भी रख देते हैं। नाउ सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड आई वुड आस्क यू टू गिव मी एन आंसर फॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको आप ए बार प्लस बी बार भी पढ़ सकते हो, ठीक, बार या वेक्टर दोनों पढ़ सकते हो आप। अब अगर मैंने आपसे इसका आंसर मांगा तो ये आंसर कैसे निकलेगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि ये जो वेक्टर ए है इसको उठाकर इसके टर्मिनल पे रखो, ठीक, और फिर कुछ तो भी करने के लिए मैं बोलूंगा। तो मैं आगे क्या बोलूंगा वो तो अभी मैं 10 मिनट में पढ़ा ही रहा हूं, पर आपने नोटिस किया कि मैंने उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्ट करके हम क्या करेंगे वो तो अभी 10-15 मिनट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर ये शिफ्ट किया जा सकता है, ये बात का आपको अंदाजा आ गया। सिंस इसको शिफ्ट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा हुआ है फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर है, आप इसको कहीं पे भी लेके रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ये भी एक फ्री वेक्टर है, आप इसको भी यहाँ से यहाँ रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो इसको भी। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक, बस एक बात का ध्यान रखें, शिफ्ट करते टाइम इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, इनकी लेंथ छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। So without changing the magnitude, if you can shift these vectors, then these are free vectors। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये free vectors नहीं है, ठीक। अब फ्री वेक्टर के ही अपोजिट में एक दूसरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड का मतलब ही होता है जो फिक्स्ड हो। अब ये वर्ड थोड़ा अजीब है, जो किसी वर्नाकुलर मीडियम से है उनको ये थोड़ा अजीब लगेगा। देखो, फ्री वेक्टर मतलब क्या, जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो। तो लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब क्या, जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अब शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप इसको कहीं से भी उठा पटक कुछ भी कर सकते हो, घुमा दो, ऐसे वैसे जो करना है करो, बस मैग्नीट्यूड चेंज मत करना। लोकलाइज्ड वेक्टर को आप सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो, आप उसको पूरा का पूरा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में याद रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, लोकलाइज्ड का मतलब यहाँ पे होता है फिक्स्ड। मीनिंग लिख देता हूं मैं इसका, a vector that can be shifted along its line of action
ओनली। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे आप इसको खाली शिफ्ट कर सकते हो, ये ऐसा है तो आप इसी लाइन में, अब ये इसके एक्शन की लाइन यही है तो आप इसको यहां से उठाकर यहां रख दोगे तो चलेगा, पर आप इसको उठाकर ऐसा घुमा उमा के ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लोकलाइज्ड वेक्टर, ये फिक्स्ड है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल से शायद आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल कि मान लो ये रास्ता है, ये डब्बा है और आप इस डब्बे पे एक फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो फोर्स है, क्या अब आप इसको चेंज कर सकते हो? अगर आप चेंज कर दोगे इस फोर्स के डायरेक्शन में, अगर थोड़ा सा भी आपने ऐसा भी कर दिया, तो क्या अब ये क्वेश्चन का मायना वही निकलेगा जो पहले निकल रहा था? अब ये डब्बा जैसा जाएगा पहले जैसा जाने वाला था, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं? तो Yes, ये sir. फोर्स का जो वेक्टर मैंने बनाया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज किया तो इसकी मीनिंग भी बदल जाएगी। ठीक, तो इसीलिए ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये लोकलाइज्ड वेक्टर हुआ। अगर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो इस वेक्टर को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, पर आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक, एक जगह से उठाकर, अब ये देख लो, इसको अगर मैं उठा के यहां से सिर्फ यहां रख दूं, क्या ये डब्बा वैसे चलेगा? आप चाहिए तो अपने घर में किसी टेबल को खसका के देखो, यही फोर्स आप टेबल के ऊपर लगाओ, यही फोर्स आप बीच में लगाओ और यही फोर्स आप नीचे लगाओ, आप देखो तीनों जगह पे अलग अलग रिजल्ट आएगा, बराबर। तो फोर्स Yes. एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर। किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो वो एक लोकलाइज्ड वेक्टर की तरह ही काम करता है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते बार बार। ठीक, पता है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते बार बार। ठीक, तो लोकलाइज्ड Yes. वेक्टर के लिए मैं लिख, क्या बना रहे हो? एंड द लास्ट two types are इनिशियल co-initial vectors and co-terminus vector. ये मेरी मालिक मगर कोट इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर समझने से पहले वेक्टर की एक टर्मिनोलॉजी है, आप पहले वो टर्मिनोलॉजी समझ लो तो आपको ये नाम अपने आप ही समझ जाएंगे। किसी भी वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। तो इस एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है उसका इनिशियल आर्म। ठीक, या इनिशियल पॉइंट बोल दो। और जो एंड होता है, जहां पे वो एंड हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो अब आप समझ ही गए रहोगे कि को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक, तो को इनिशियल वेक्टर्स के लिए हम लोग क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। और को टर्मिनल के लिए हम लोग कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो, बराबर। Yes, sir. चलिए, जैसे को टर्मिनल के लिए आई थिंक आपको ये वाला एग्जांपल जमेगा। कौन सा, को इनिशियल। देखो को इनिशियल हुए कि नहीं, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और वेक्टर ए एंड बी आर को इनिशियल बिकॉज दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। को टर्मिनस के लिए क्या बनाऊं मैं, दो वेक्टर्स जो एक ही जगह पे जाकर मिल रहे हो। ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, जिस जगह पे वो मिल रहे हैं सेम है। Now since they have same terminal point, that's why ये दोनों क्या माने जाएंगे,
इसको सी वेक्टर मान लो, इसको डी वेक्टर मान लो, ये हो गए तो टर्मिनस वेक्टर। मेरे ख्याल से मैंने जितने भी टाइप के वेक्टर्स थे सारी बुक्स में से देखकर कंप्लीट करवा दिए। लाइक अनलाइक कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है, पर वो सब मैंने कवर अप करवा दिया आपको। तो वेक्टर के ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप कवर अप कर लिए। ठीक ना, अब इसके बाद में शुरू होता है वेक्टर अलजेब्रा। अब यहां से मेन वेक्टर शुरू होता है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब कि जब आप दो स्केलर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, तब जो नियम कानून आप लोगों ने आज तक सीखे हैं, वेक्टर्स को वो सेम नियम कानून पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते। वेक्टर्स के लिए दो वेक्टर्स का एडिशन करते टाइम और दो स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन करते टाइम रूल अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 किलो प्लस 1 किलो करो, बहुत आसान है, आपने सीधे सीधे 1 + 1 कर दिया, आंसर आ गया 2 kg। ये दो स्केलर क्वांटिटीज थी, इनको ऐड करते टाइम आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। जो बेसिक अलजेब्रा आपने आज तक सीखा है, बाय द यूज ऑफ दैट सेम अलजेब्रा यू कैन डू दिस। पर अब इसी की जगह अगर मैं आपको 1 न्यूटन का फोर्स प्लस 3 न्यूटन का फोर्स अगर ऐड करने के लिए बोल दूं, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते 1 + 3 = 4। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये 1 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है और ये 3 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। सो नाउ यू हैव टू चेक द बोथ। अब आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। यही दिक्कत है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक अलग से अलजेब्रा डेवलप किया गया है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब भी आपको ऐड करना होगा, आपको ये सारे रूल अब याद रखने पड़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे वेक्टर अलजेब्रा में आपको दो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले पहले वो पढ़ा देता हूं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ अच्छा, ऐसे दिमाग में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि वेक्टर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिफाइन करो वेक्टर, तो जनरली आप लोग कैसे डिफाइन करते हो? एक मजेदार बात बताता हूं आपको मैं, ताकि आपका थोड़ा सा मैथ्स में जरा इंटरेस्ट भी बढ़े और आप और ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ो। जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये कि स्केलर अगर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर अगर है तो मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। यस यस सर। यस सर। अब आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि स्केलर होने के लिए तो ये बात सफिशिएंट है कि मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, दिस मच इज सफिशिएंट। पर वेक्टर होने के लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। जबकि आपकी हर किताब में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि इफ समथिंग हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो वो वेक्टर होगा। ठीक, एक्चुअल में एक तीसरी कंडीशन भी है। तीसरी कंडीशन है दिस मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। अभी आपको लग सकता है कि सर ये तो एडिशनल हो गया ना। नहीं, एडिशनल नहीं। जैसे करंट एक ऐसी चीज है जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती। अगर आपने अभी अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक, अगर यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक, तो यहां इस पॉइंट पे जैसा वेक्टर अलजेब्रा बोलता है करंट उस तरीके से यहां पे या यहां पे ऐसे वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता। जबकि अभी आप सीखोगे कि दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो उनका फाइनल आंसर किसी तीसरे डायरेक्शन में आता है। वो जो भी कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं वो करंट पे अप्लाई नहीं होता, पर करंट आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपने इतना ही पढ़ के रखा है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, तो इस बेसिस पे तो आप करंट को क्या बोल दोगे? वेक्टर्स। पर अगर आप देखोगे तो वेक्टर करंट तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता।
इसीलिए वेक्टर होने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये जो वेक्टर अलजेब्रा अभी मैंने स्टार्ट किया है उसी से मेरे को याद आया, तो आपको ये एक एडिशनल पॉइंट बता दे रहा हूँ। ये करंट वाला पॉइंट मैं तुमको जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो ये मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने ही मन से कुछ भी बोल रहा हूँ, बस लोग ध्यान नहीं देते कि करंट पे वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगता, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो आज के बाद आप याद रखोगे कि वेक्टर के डेफिनेशन में ये तीसरा पॉइंट इंक्लूड करना गलती से भी मत। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस वेक्टर अलजेब्रा उस पर अप्लाई होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट याद रखो। आईआईटीज को छोड़ दो तो बाकी के बच्चों को ये पॉइंट नहीं पढ़ाया जाता है। आप कहीं पे भी ट्राई कर लो, सबको यही बताया जाता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। करंट वाली थियरी पे जब मैं डिटेल में आऊंगा तब ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है ताकि मैं अपने मेन क्वेश्चन पे बना रहा हूं, और बाकी जब वो आएगा डिटेल में तो और अच्छे से आप पढ़ लेना उसको। चलिए नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, आपने मुझे दो वेक्टर्स दे दिए। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। आपने बोला सर ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि आप चाहो तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिख सकते हो, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी लिख सकते हो। तो नोटेशंस आप दो यूज कर सकते हो, या तो पहले वाले वेक्टर को आप बोल सकते हो ए बी वेक्टर या ए बी बार, और दूसरे वाले को आप बोल सकते हो सी डी वेक्टर या सी डी बार, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल में ए बार प्लस बी बार। दोनों का मतलब सेम निकलता है, आपने कैसे नाम रखा हुआ है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। अब आपने मुझे बोला इन दोनों को ऐड करने के लिए, तो वेक्टर अलजेब्रा क्या बोलता है कि इनमें से किसी एक का इनिशियल पॉइंट किसी, ये जो ए बी वाला नोटेशन है, अच्छा ठीक है अभी रहने ही देता हूं, इनमें से किसी एक वेक्टर को उठाकर दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पे आप फिक्स करो। देखो पहले का जो टर्मिनल है वहीं से दूसरे का इनिशियल पॉइंट शुरू होना चाहिए। आपने ये कर दिया। ये नोटेशंस थोड़ा डायग्राम को खराब कर रहे हैं, तो ये वाले नोटेशंस में हटा देंगे, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। तो अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो रूल क्या है? रूल है कि एक सेकेंड रुक जाओ जरा, मैं इन दोनों को अगर आपको ये दो वेक्टर्स ऐड करने हैं तो जो पहला वेक्टर है उसको उठाकर आप प्लेस करोगे दूसरे वेक्टर पे। किस तरीके से कि दूसरे वाले का जो इनिशियल पॉइंट है वो पहले वाले के टर्मिनल पॉइंट पे आना चाहिए। ये कर दिया आपने। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है कि पहले वाले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वाले के टर्मिनल पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये रही, ये जो लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ की है ये उन दो वेक्टर्स के एडिशन का आंसर होगा। अब ये आप डायग्रामेटिकली तो देख पा रहे हो, पर अगर किसी ने पूछा कि अरे नंबर में बताओ ना, हम लोग क्या ये सब एरो एरो खेलते बैठेंगे, तो आप क्या करोगे, इसी एरो की लेंथ मेजर कर लोगे। देखो ये जो वेक्टर था इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो 1 सेंटीमीटर। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1 सेंटीमीटर। ऐसे इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बी वेक्टर का भी मान लो ये है 5 सेंटीमीटर। अब आपने मेरे से क्या पूछा है? ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर के लिए मैंने क्या किया, आपको रूल बता दिया कि एक वेक्टर को जो पहला वेक्टर है वो उसका जहां पे टर्मिनल है दूसरे का वहीं से इनिशियल रखो। आपने रखा। फिर मैंने क्या बताया, जो पहले वाले के इनिशियल से दूसरे वाले के टर्मिनल तक एक लाइन खींचो। आपने लाइन खींची। अब इसकी भी तो कुछ लेंथ आएगी ना, मान लो इसको मैं सी वेक्टर बोलता हूं। अब जो सी वेक्टर की लेंथ है वही इनका आंसर होगा। तो अब आप इस लाइन को मेजर कर लो। हो सकता है ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, कुछ भी आ सकती है। जो भी इस सी वेक्टर का एडिशन होगा वही आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन का आंसर है। तो आपको इस सी वेक्टर का खाली लेंथ मेजर कर लेना है। आ गया, दो वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया। पर आपने ये देखा कि आप सीधे सीधे 1+5 नहीं कर सकते। अब 1+5 डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने नोटिस किया कि जब मैंने पहली वाली एरो को दूसरे वाले एरो पे रखा तो उसके मैंने आपको रूल बताया, आपको कैसे भी नहीं रख सकते। ठीक,
और यहाँ पे जो आंसर है वो 1 + 5 6 के बराबर आएगा भी नहीं, हम जानते हैं, पाइथागोरस वगैरह थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि वो जो ऑरेंज वाली लाइन है वो दोनों ब्लू लाइंस का एग्जैक्ट एडिशन नहीं आएगी, बराबर। तो अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना है तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक। 2 वेक्टर आपको दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा ट्रायंगल लॉ से ऐड करो। क्या करोगे आप, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे रखोगे, फिर पहले वाले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वाले के टर्मिनल पॉइंट तक एक एरो खींचोगे, उस एरो की जो लेंथ होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन मानी जाएगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो फॉर्मूला है इससे आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो मैंने मॉड लगाया है ना, मॉड मतलब ये फॉर्मूला आपको क्या देने वाला है, मैग्नीट्यूड। पर लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, जो भी आपने एडिशन से आंसर लाया है उस आंसर का डायरेक्शन भी तो दो। क्यों डायरेक्शन दो, क्योंकि आप तो वेक्टर पढ़ रहे हो ना, वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है। तो ये जो सी बार का आपने आंसर लाया है, इस सी का डायरेक्शन क्या होगा, तब आपको क्लिक होगा कि इतना सब कुछ क्यों करना पड़ता है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं ना, अरे सर जब ए बार प्लस बी बार करना था तो डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दो, बराबर। डायरेक्ट हम इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि उससे आंसर तो आप ले आओगे, पर डायरेक्शन का क्या करोगे। तो इस डायग्राम के बिना आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे दो फोर्सेस जब जब जुड़ेंगे तो उनके एडिशन से आने वाले आंसर का भी तो एक अपना डायरेक्शन होगा। दो सवाल है, पहला कि जब ये दोनों के दोनों ऐड होंगे तो उनका आंसर कितना होगा, उस सवाल का जवाब ये रहा। आंसर कितना होगा उसका आंसर ये है, पर जो आंसर होगा उस आंसर का डायरेक्शन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, वो भी तो आपसे पूछा जाएगा ना। तो इसका जो आंसर होगा उस आंसर का डायरेक्शन ढूंढने के लिए आपको ये इतने सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे, वरना आप डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। ठीक, वैल्यू तो आपको इस व्हाइट वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी, पर इस फॉर्मूले से आने वाले आंसर का अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हो तो आपको ये जितना कुछ मैंने प्रोसीजर समझाया वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब ये हो गया वो 3rd क्लास मैथ्स जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को भी अब तक समझ गया होगा कि सर अब जो बोल रहे हैं अगर हम लोग मान ले तो हम लोग वेक्टर को ऐड कर ही लेंगे, बराबर। पर क्या इसका कोई मीनिंग भी बना, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सर अब आपने बोला, हम लोगों ने कर दिया। अब आपने बोला 2 वेक्टर रहेगा, एक को ऐसे रखो एक को वैसे रखो, ठीक। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो अब मैं थोड़ा सा इसमें अपना तड़का लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझे कि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व हो रही है। अभी आपको लगा होगा कि सर कुछ वेक्टर करके थियरी है, उसके हिसाब से जो जो था सर ने बता दिया। अब इसी को जरा रियल लाइफ में लाते हैं। रियल लाइफ में लाओ, देखो वेक्टर्स की जरूरत कब पड़ती है, वेक्टर्स की जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे जो एप्लीकेशन है और जो रिजल्ट है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो ये एक सतरंगी सड़क है, ऐसी होती तो नहीं है, पर आप लोग इस वक्त सो रहे रहोगे तो सिंपल कलर की जगह मैं थोड़ा रंगोली टाइप सड़क ले ली मैंने, कम से कम कलर ही देख के आप जाग जाओ। इतने रात के आंसर्स आप लोग शायद पहली बार सुन रहे रहोगे, वरना ये वो टाइम है जब आप लोग ज्यादातर इंस्टाग्राम पे समय बिताना ज्यादा प्रेफर करते हो। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों पे क्या बीत रही होगी, बट एनीवेज आप बहुत महान हैं, आप बहुत बहादुरी से इतनी रात को भी पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। जस्ट अ सेकेंड ना। अब देखिए ये गाड़ी है जो पुराने बच्चे चलाते थे, ठीक। अब आप लोगों के पास तो भाई सीधा सीधा पबजी है, आप सीधा तोप भाला लेके एक दूसरे पे सीधा हमला कर देते हो। जो पुराने बच्चे थे देश गांव के, वो बेचारे ऐसे कोई भी एक डब्बा ले लेते थे, उसमें एक धागा बांध देते थे और उस धागे को घसीटते थे। अच्छा मेरा जो रोड है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, पहले तो मैं अपना रोड सीधा कर लूं। नहीं यार, लगता है बच्चे की गाड़ी टेढ़ी है। ठीक है, क्या करेंगे, बेचारा गांव का भोला बच्चा है। अब आप लोगों को पता है कि अगर कोई बच्चा इस गाड़ी को खींचे तो वो इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, बराबर। ये मान लो वो धागा है जिससे वो पकड़ के आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे पकड़ के खींचते थे कि नहीं।
अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो बच्चा जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, उसके फेस की तरफ। तो इस हिसाब से तो गाड़ी को उड़ के सीधा उसके मुंह पे लगना चाहिए, बराबर। पर हम सब जानते हैं कि गाड़ी कभी ऐसे नहीं जाती, गाड़ी जाती कैसे है, ऐसे। अब अगर आप इस सिचुएशन को समझाना चाहो तो आप समझा ही नहीं सकते बिना वेक्टर के। आप जितना भी दिमाग लगाना चाहो आप लगा लो, आप इस सिचुएशन को कभी नहीं समझा पाओगे, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है और मोशन का डायरेक्शन ये है। मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, गाड़ी मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, जबकि बच्चा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, वो तो धागे से इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ऐसी सिचुएशंस को वेक्टर्स के थ्रू समझाया जाता है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर इसका ये डायरेक्शन क्यों आया, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको पॉलीगॉन लॉ समझाने वाला हूं, उसमें आप देखोगे यही पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वेक्टर्स में ये जो दो तीर है, मैंने बोला इसको ऐसे रखो उसको वैसे रखो, ये रखने की बात, ये इस तरह से ऐड करने की बात इस तरह की सिचुएशंस पे होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कोई एक पक्षी है, ये इस तरह से उड़ रहा है। अब हम सब जानते हैं कि जब वो पंख फड़फड़ाता है तो उसका ये वाला पंख ऐसे नीचे की तरफ आता है, ये वाला पंख भी नीचे की तरफ आता है। तो अगर ये बात सच है तो इस हिसाब से तो वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको तो धड़ाम से नीचे गिरना चाहिए, वो तो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है ना। पर हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, पक्षी उल्टा ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, पर वो लिफ्ट कहां कर रहा है, ऊपर की तरफ। अब इस सिचुएशन को कैसे समझाओगे, तो इस सिचुएशन को भी आप वेक्टर अलजेब्रा से ही समझा सकते हो। थोड़ी देर में आपको मैं ये सब लॉ लगाकर दिखाऊंगा। ठीक, तो जब भी आपको लगे कि सर ने बोला कि दो एरो है, एक एरो को यहां रखो, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा इन सब सिचुएशंस में होता है। इन सब सिचुएशंस में आप देख सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ और है और उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ और है। ठीक, अभी थोड़ा और एक दो लॉ पढ़ा लेने दो, फिर आपको सब अप्लाई करके दिखाऊंगा, तब आपको ये ज्यादा सुनने में मजा आएगा। अभी मैंने ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए दे दिया ताकि अभी के अभी आप सोने ना लग जाओ, आपको ये ना लगे कि अरे ये जो पढ़ा रहे पता नहीं है मीनिंगफुल है भी है नहीं। ट्राइंगल लॉ आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। Yes, sir. अच्छा, अब इसका एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। मान लो अभी आपने एडिशन सीखा, अब किसी ने आपको बोल दिया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करो, अब क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ऑब्वियसली बच्चे के दिमाग में आएगा सर सिंपल है ना, वो जो दो वेक्टर्स थे, अगर ए ऐसा था बी ऐसा था तो निगेटिव ऑफ बी कर देंगे हम लोग। निगेटिव ऑफ बी क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसा ऊपर कर रहे थे उसका उल्टा कर देंगे। ऐसा आप नहीं करो, वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हम लोग जानबूझकर उसको लिखते एडिशन वाले स्टाइल में ही है। जैसे अगर आप मेरे से पूछो कि सर वेक्टर ए और बी का एडिशन चाहिए हमको, ठीक, ये रहा वेक्टर ए, सॉरी आपने मेरे से पूछा वेक्टर ए और बी का सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा ए बार प्लस ऑफ माइनस बी बार, दोनों सेम है कि नहीं, बराबर, दोनों का मीनिंग सेम है। अब आप वेक्टर अलजेब्रा बहुत आसानी से लगा पाओगे। कैसे, देखो ये है बी, तो सबसे पहले आप इसका क्या लिखोगे, नेगेटिव बी। क्या होगा नेगेटिव बी, यही सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में। जाना रे इसी को खाली मैं घुमा दे रहा हूं, ये देखो, ये नेगेटिव ऑफ बी है या नहीं। अगर पहला वाला बी है तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ बी। अब नेगेटिव ऑफ बी मिल गया आपको, किसको किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है प्लस इसको ऐड करना है। इस फॉर्मूले को देखो, यही दोनों करना है कि नहीं। अब रूल मैंने आपको सिखा दिया, क्या रूल सिखाया मैंने, पहले वाले को दूसरे वाले के टर्मिनल पॉइंट पे रखना रहता है, पहले वाले का इनिशियल दूसरे वाले के टर्मिनल पे होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, पहले एक को बना लेता हूं मैं, किसको, इसी को ले लेते हैं पहले, ये रहा बी, इसको साइड में लिया। ठीक, इसका जहां टर्मिनल है वहां ए का इनिशियल आना चाहिए, ऐसा आएगा क्या ये, सोचो, चलेगा ये,
पक्का? डन। तो चलेगा ये। यस सर। अब आपको क्या करना है, पहले वाले के इनिशियल से दूसरे वाले के टर्मिनल तक एक लाइन खींचनी है। ये रहा आपका रिजल्टेंट। 2 ठीक, यस सर। ये आ गया आपका सी बार। अब देखो रूल वाइज हम लोगों ने सब सही किया है क्या, चेक करो। देखो पहले क्या किया था, एक वेक्टर लिखा इनिशियल, टर्मिनल उसका दिख गया। दूसरे वाले को इसके टर्मिनल पे रखा, यहां देखो पहले मैंने ये वाला वेक्टर लिखा, ठीक, दूसरे वाले को उसके टर्मिनल से, एक सेकेंड, हाँ ये पहला एक वेक्टर हो गया, इसके टर्मिनल से मैंने इसको लिखा। अच्छा आप उल्टा भी कर सकते हो, चलो चेक करते हैं वो भी पॉसिबल है क्या। ये वाला वेक्टर मैंने यहीं से ढाप लिया क्या। अभी एक काम करते हैं, पहले नेगेटिव ऑफ बी लेते हैं। ये रहा नेगेटिव ऑफ बी, डन। अब इसका टर्मिनल पॉइंट ये, यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। ऐसा भी कर सकता हूं क्या कि ए को इसके टर्मिनल पॉइंट के स्टार्टिंग पे रखूं, या फिर उल्टा भी पॉसिबल हो रहा है क्या। देखो कोई एक और डायरेक्शन पॉसिबल लग रहा है क्या आपको, एक का इनिशियल दूसरे के टर्मिनल पे आना चाहिए। हाँ ये ऐसे भी तो हो सकता है। ये देखो ये रहा, वही वापस से कर दिया। पेस्ट। अब इसका इनिशियल इसके टर्मिनल पे मैं रख रहा था, बराबर, पहले वाले डायग्राम में मैंने ऐसे ही किया था। अब एक काम करते हैं, इसको इसी की जगह रहने देते हैं, इसका इनिशियल इसके टर्मिनल पे रख देते हैं, चलेगा? यस सर। ये पूरा परफेक्ट मैच नहीं हो रहा है, आई होप आप लोग समझ लोगे। और अब क्या करना है, रिजल्टेंट कहां ड्रॉ करना है, पहले वाले के इनिशियल से दूसरे वाले के टर्मिनल तक। क्यों करवाया मैंने आपसे इतना सब, आप देख रहे हो दोनों डायग्राम में ऑरेंज वाली लाइन का डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है, इसीलिए मैंने Yes, बार बार sir. कॉपी पेस्ट करके बनाया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जानबूझकर छोटा बड़ा कर लूं। दोनों डायग्राम देखने में एक दूसरे के उल्टे लग रहे हैं। अब जरा ये देखो, ये जादू देखो, अगर मैं इसको घुमा के देखो इसके ऊपर लाऊं, ये दोनों की लेंथ आपको एक जैसी दिखेगी, खाली मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। ये जो मैंने यहाँ पे मैच नहीं किया है ना प्रॉपर, देख रहे हो यहाँ पे मैच नहीं कर पाया हूं मैं। अगर मैं इसको प्रॉपर Yes, मैच sir. कर दूं तो दोनों ऑरेंज लाइंस 100% मैच हो जाएगी। मतलब आप ऐसे करो या वैसे करो, घुमा फिरा के आंसर आपको सेम ही आएगा। कैसे आंसर सेम आएगा, जरा इसका वाला सी बार और दोनों का सी बार इक्वल है क्या, ये कैसे चेक करोगे, वेक्टर चैप्टर में कैसे चेक करोगे। पहले तो आप दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करोगे, आपको नहीं लगता कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है क्योंकि दोनों की लेंथ ही सेम। यस सर। अगली बात आप वेक्टर चैप्टर में क्या ध्यान देकर चेक करोगे, डायरेक्शन। आपको नहीं लगता दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, Yes. बराबर। तो अगर आपने उल्टा कर दिया, एक बच्चे ने ऐसा सॉल्व किया और एक बच्चे ने ऐसा सॉल्व किया, क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, आंसर दोनों का No, सेम sir. आएगा। आपको देखने में भले ही लग रहा होगा कि आंसर अलग है, पर देखो आंसर दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन रिपोर्ट करेंगे और दोनों सेम ही लेंथ रिपोर्ट करेंगे। और जब मैग्नीट्यूड ही सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रहा, इसका मतलब दोनों ने सेम ही आंसर निकाला है, बराबर। तो आपको सिर्फ टेक्निक प्रॉपर रखनी है और ये चिंता नहीं करना है कि सर ए को बी पे रखूं या बी को ए पे रखूं, आप कुछ भी रखो, बस रूल याद रखना है, पहले वाले का इनिशियल दूसरे वाले के टर्मिनल पे आना चाहिए। यहां पे भी मैंने वही रूल फॉलो किया, यहां पे भी मैंने वही रूल फॉलो किया, आंसर दोनों जगह पे सेम आया है। ठीक, दूसरा आप क्या सीख रहे हो कि जैसे a प्लस बी में दो वेक्टर्स को ऐड किया गया है, वैसे a बार माइनस बी बार में दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के ही स्टाइल में सॉल्व किया जाता है, बराबर। तो देखो पहले मैंने क्या किया, में दो इंट्रोडक्शन में ये सब पूरा वेक्टर के टाइप्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर,
अब यहाँ पे आपने पढ़ा था निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये क्यों पढ़ाया था? क्योंकि अगर आपको निगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाने नहीं आया तो आप तो यहाँ पे दो वेक्टर्स को माइनस करने बैठ जाओगे। आप ये भी तो लॉजिक लगा सकते हो कि जो जो सर ने ए बार प्लस बी बार के लिए बोला उसी सबका उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? ए बार माइनस बी बार। आंसर इज बिल्कुल नहीं। कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है ना, अरे सर ने क्या बोला था, पहले वाले एरो के एंड पे दूसरे वाले का स्टार्ट लाओ। ये कब? जब सर ने बोला था ऐड करने के लिए। एक काम करते हैं, अपन उल्टा कर देते हैं, पहले वाले एरो के इस पे टर्मिनल पे दूसरे का टर्मिनल ला, क्या इससे ऐड होगा? तो आप डायरेक्ट दोनों थियरीज को अपोजिट नहीं कर सकते। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि पहले ये माइनस को आप किस में कन्वर्ट करोगे? प्लस में। और फिर जो भी वेक्टर बी की जगह आपको मिला है उस बी का आप माइनस वेक्टर आराम से ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उसका डायरेक्शन रिवर्स करना होगा। बराबर? अगर आपको क्वेश्चन में बी बार दिया है, आपको चाहिए माइनस ऑफ बी बार, आपको सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करना, जो भी है उसका बस अपोजिट ले लेना है। अपोजिट करते ही बी बार का क्या मिल जाएगा? माइनस बी बार। अब अगर माइनस बी बार मिल गया तो ये टर्म भी आपके पास आ गई, ये टर्म भी आपके पास आ गई। यू जस्ट हैव टू ऐड देम। बराबर? सो आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। और ये डर के साथ नहीं जाना कि सर अगर मैंने ये वाले को यहाँ लिख दिया तो वो वाले को आप कहीं पे भी लिखो। बस जो रूल बताए वो रूल गलत नहीं करना। एक वेक्टर का एंड वहीं से दूसरे की शुरुआत होनी चाहिए। और फिर रिजल्टेंट कैसे लिखोगे आप? पहले वाले के स्टार्ट से दूसरे वाले के एंड की तरफ। बस ये दो लाइन अगर आपको याद है तो आप कैसे भी ऐड करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, पहले के स्टार्ट से दूसरे के एंड की तरफ। बराबर? यही होगा आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब उसका फाइनल आंसर। ठीक, तो आप लोगों को वेक्टर्स के, अच्छा जितने लोग जूम पे हैं, कल आफ्टरनून में मैम को बोलना, मैम इसका पूरा पीडीएफ बनाकर आपको दे देंगे। तो ये आपको पूरा बना बनाया मिल जाएगा, आप आराम से कॉपी कर लेना। ठीक, ओके सर। और बाकी उस पे यूट्यूब पे भी ये लेक्चर तो है ही है, अगर आपको वहां से लिखना है तो वहां से लिख लो, वरना इसका पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा जितने भी लोग जूम पे हैं। कल खाली आफ्टरनून में मैम को रिमाइंड कर देना। अब कल आपको पढ़ाऊंगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आज यहीं पे, क्योंकि आज फिर मैं यहीं से लेक्चर ले रहा हूं तो यहां से थोड़ा जल्दी भागना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज एक्चुअली मेरे मेन ऑफिस पे इंटरनेट की वायर किसी ने काट दी है, तो मुझे लास्ट मिनट पे बताया गया है कि वहां पे इंटरनेट नहीं है। तो थैंक गॉड कि मैं यही था, वरना आज शाम का लेक्चर तो कैंसिल होने वाला था। ओके, कल जब मैं वहां रहूंगा तो और आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। जाएगा, आप आराम से कॉपी कर लेना। ठीक, ओके सर। और बाकी उस पे यूट्यूब पे भी ये लेक्चर तो है ही है, अगर आपको वहां से लिखना है तो वहां से लिख लो, वरना इसका पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा जितने भी लोग जूम पे हैं। कल खाली आफ्टरनून में मैम को रिमाइंड कर देना। अब कल आपको पढ़ाऊंगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आज यहीं पे, क्योंकि आज फिर मैं यहीं से लेक्चर ले रहा हूं तो यहां से थोड़ा जल्दी भागना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज एक्चुअली मेरे मेन ऑफिस पे इंटरनेट की वायर किसी ने काट दी है, तो मुझे लास्ट मिनट पे बताया गया है कि वहां पे इंटरनेट नहीं है। तो थैंक गॉड कि मैं यही था, वरना आज शाम का लेक्चर तो कैंसिल होने वाला था। ओके, कल जब मैं वहां रहूंगा तो और आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर।